नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक ऐसे इंसान जिनकी कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। छोटे से गांव से निकलकर आईआईटी, बीएचयू जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, फिर कॉरपोरेट की आरामदायक जिंदगी को ठुकराकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो लाखों करोड़ों बच्चों के सपनों को पंख दे रहा है। हम बात कर रहे हैं स्टडी आईक्यू और अड्डा 24/7 की सीईओ अनिल नागर की, जिन्होंने 2016 में अड्डा 24/7 की शुरुआत की और आज ये प्लेटफॉर्म पूरे देश के बच्चों के लिए एक उम्मीद बन चुका है। आज हम उनसे जानेंगे कि उनके इस सफर की शुरुआत कैसे हुई, उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई और वो कौन सी बात थी जिसने उन्हें कभी हार नहीं मानने दिया। 18 million subscribers, 55,000 videos, 6 billion views, 10 years of dreams fulfilled. Ten years back, StudyIQ founders in a small room had this crazy idea, क्यों ना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, टॉप टीचर्स, क्वालिटी एजुकेशन, अफोर्डेबल रेट, देश के कोने कोने में पहुंचाएं। एक जमाना था कि मेट्रो सिटी से ही सिविल सर्विसेज के टॉपर्स निकलेंगे, वहां जाना होगा, फीस हाई होगी, इंटरनेट डेटा चार्जेस वर क्वाइट हाई। लेकिन देखिए, जब तक हम सोचेंगे नहीं, छोटी शुरुआत नहीं करेंगे, तो बड़े बनेंगे कैसे। 10 साल रहे बेमिसाल, क्योंकि आप सभी ने दिया हमारा साथ। 10 साल एक बहुत बड़ी जर्नी होती है किसी भी कंपनी के लिए, और जिस तरह की क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराया है अफोर्डेबल तरीके से स्टडी आईक्यू ने, उसके लिए स्टडी आईक्यू बहुत बधाई का पात्र है। आने वाले 10 साल और भी ये ज़बरदस्त होंगे, शानदार। और ये जर्नी सिर्फ देखिए स्टडी आईक्यू की नहीं है, हमारी नहीं है, इसमें ऑब्वियसली आपका एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है। सो कीप सपोर्टिंग अस लाइक यू ऑलवेज हैव, and we promise we will never let you down. स्टडी आईक्यू IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपने आईआईटी, बीएचयू से आपने पढ़ाई की, फिर आप कॉर्पोरेट में गए, उसके बाद अड्डा 24/7 की आपने शुरुआत की। ये ख्याल आपके मन में कैसे आया? जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे लगता था कि ये जो चक्रव्यूह है गरीबी का, इससे बाहर कैसे निकलूंगा, क्या उसका तरीका है, क्या किया जा सकता है, इस बारे में बहुत सोचता था। और मुझे फिर एक ही चीज़ समझ में आती थी कि एजुकेशन, कि शायद पढ़ाई के माध्यम से, पढ़ाई करके मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ। और फिर ऐसा हुआ कि 12th में जब मैं था तो उसी टाइम मुझे पता लगा कि आईआईटी का एग्ज़ाम होता है, बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है, लेकिन अगर वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया जाए तो लाइफ चेंज हो सकती है, इस पूरे चक्रव्यूह से आप बाहर निकल सकते हो। तो फिर मैंने तैयारी की आईआईटी की, उसमें लगा। इनफैक्ट पहली बार दिया मैंने, मेरा नहीं हुआ, पर एनीवेज दोबारा मैंने फिर से एक और अटेम्प्ट किया। इनफैक्ट मैं दिल्ली आ गया था भागकर, यहाँ पर मैंने फिगर आउट किया और तैयारी की फिर से। मेरा सिलेक्शन हुआ आईआईटी में और मैंने आईआईटी से बीटेक भी किया, कॉर्पोरेट में भी जॉब की। लेकिन इस पूरी जर्नी में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे जो मेरे गांव में थे, मेरे जैसे ही थे वो, बिल्कुल उनके मार्क्स मेरे जैसे ही आते थे, मेरे जितने ही शायद इंटेलिजेंट थे, लेकिन वो गांव में ही रह गए। क्यों गांव में रह गए? क्योंकि उनको कोई दिशा नहीं मिली, कोई डायरेक्शन नहीं मिली। और बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले मुझे जो कुछ सोचते थे करने का, लेकिन उनके पास टूल्स नहीं थे, उनको वो चीज़ें नहीं मिली जिसके माध्यम से वो अपने सपने पूरे कर पाए। तो जब मैं आईआईटी में गया और आईआईटी के बाद जब कॉर्पोरेट में भी गया, तो इस सारे ड्यूरेशन में मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ये सारे लोग जो गांव में रहते हैं, छोटी जगह में रहते हैं, इनके लिए कुछ करना चाहिए मुझे। फिर मेरी जर्नी में आगे हुआ, जब मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा था तो सब ठीक चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, और एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जब मेरी कंपनी मुझे यूएस भेजना चाहती थी। तो यूएस में हमारा कोई प्रोजेक्ट था बड़ा, 3 साल के लिए मुझे जाना था। तो वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बना जहाँ पे मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि यार मुझे नहीं जाना यूएस, मुझे इंडिया में रहना है, और मुझे जो लोग मेरे गांव में रहते हैं, मेरे आसपास रहते हैं, उनके लिए कुछ काम करना है। तो इस बात को सोचकर, इस चीज़ की वजह से मैंने अपना एक डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे इंडिया में रहना है और इंडिया में रहकर इन लोगों के लिए कुछ करना है जो गांव में रहते हैं। तो 2010 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी, कॉर्पोरेट जॉब, और ये संस्था शुरू की
और इस संस्था का बहुत सिंपल मिशन था कि हम बच्चों को, जो लोग छोटी जगह से आते हैं, जो कस्बों से आते हैं, गाँव से आते हैं, उनको हेल्प करना चाहते थे उनके कैरियर में। और हमने शुरुआत गवर्नमेंट जॉब से की, जिसमें कि तरह तरह की जॉब्स निकलती थी, बैंकिंग जॉब्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जॉब्स निकलती थी, टीचिंग जॉब्स, डिफेंस जॉब्स। इस सब के लिए हमने बच्चों को तैयारी करानी शुरू की, जो भी एग्ज़ाम्स होते थे उनके लिए पढ़ाना शुरू किया, और इस तरह इस जर्नी की शुरुआत हुई। जब आपने शुरुआत करी तब ऑब्वियसली आपके पास रिसोर्सेस कम होंगे, तो आपका विज़न बड़ा था। आपने इसको कैसे मतलब सोचा कि इसको ऑनलाइन लेकर के आना है और इतने सारे बच्चों को मतलब करना है, अट्रैक्ट करना है कि हाँ, आप ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं। भरोसा जो लोगों को मतलब दिलाना कि हम जो है वो बेस्ट हम अच्छे से करवा पाएँगे आपकी तैयारियाँ। क्योंकि लोग ऑफलाइन क्लासेस की तरफ ज़्यादा जाते हैं। विजन सिर्फ ये था कि मेरे गाँव के लोग, मेरे आस-पास के जो लोग जो हैं, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा सिर्फ इतना विजन था। बाद में जब मैंने शुरू किया और लोग आने लगे जगह-जगह से, इनफैक्ट शुरू में तो मेरे गाँव के आसपास के ही लोग आए थे, लेकिन लेकिन मैं खुद पढ़ाता था बच्चों को। लेकिन जो शुरू के बच्चे आए उसमें सिलेक्शंस बहुत अच्छे हुए, बहुत ज़्यादा। मतलब नॉर्मली हमारा 30 लोगों का बैच होता था, उसमें से 25 लोगों का सिलेक्शन हो जाता था। इस तरह का सिलेक्शन रेट रहता था। उसकी वजह से क्या हुआ, वर्ड ऑफ माउथ फैलने लगा। तो हमारे पास और भी बाकी जगह से बच्चे आने लगे, दिल्ली से बच्चे आने लगे, इधर मेरठ, मुजफ्फरनगर, इधर आसपास की जगह से आने लगे। हमारे पास पैसे नहीं होते थे मार्केटिंग वगैरह के लिए, लेकिन क्योंकि बच्चे हमारे पास पढ़ रहे थे, उनके सिलेक्शंस हो रहे थे, तो वर्ड ऑफ माउथ फैल रहा था। तो काफ़ी बच्चे आने शुरू हो गए और हमें लगा कि पहले नोएडा में शुरू किया था, उसके बाद हमें लगा कि नहीं, दिल्ली में भी हमें खोलना चाहिए क्योंकि वहाँ से भी काफ़ी रिक्वायरमेंट आ रही है। उसके बाद हमें लगा कि बाकी जो जगह हैं, कानपुर, लखनऊ, पटना, इन सब पे भी हमने खोलना शुरू किया। इनफैक्ट जब हमने शुरुआत की थी तो ब्रांड का नाम था कैरियर पावर, जो फिजिकल सेंटर्स होते थे। तो ऐसे शुरुआत हुई थी और लिमिटेड रिसोर्सेज ही थे जब शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद ये पूरा वर्ड ऑफ माउथ का बिजनेस बन गया और 2016 तक आते आते हमारे 100 के करीब सेंटर्स थे पूरे इंडिया में, दिल्ली से लेके पटना, रांची, गुवाहाटी तक, और इधर साउथ में चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, ऑल मेजर प्लेसेस, बॉम्बे सेंटर में भी, ऑलमोस्ट ऑल मेजर सिटीज इन इंडिया। 2016 में ऐसा हुआ कि 2016 में इंटरनेट बहुत तेजी से आ रहा था। उस टाइम जियो लॉन्च हुआ था और जियो की वजह से डेटा के प्राइस बहुत कम हो गए थे। तो अचानक से इंडिया में एक रिवॉल्यूशन आ गया कि डेटा के प्राइस कम हो गए तो हर कोई इंटरनेट कंज्यूम करने लगा, इंटरनेट पे लोग यूट्यूब देखने लगे। तो तब हमें रियलाइज हुआ कि अब वो टाइम है जब हम ऑनलाइन के थ्रू घर घर तक पहुंच सकते हैं। अड्डा 24/7 में कौन-कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं बच्चों के लिए? देखिए, जब हमने शुरुआत की थी 2016 में, तो हम जो बेसिक गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, उनकी तैयारी कराते थे। तो उसमें मेनली आते थे बैंकिंग के एग्जाम्स, एसएससी के एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम्स, और थोड़े बाद में हमने स्टेट लेवल एग्जाम्स भी कैटर करने शुरू कर दिए थे। इनफैक्ट 4-5 साल तक हम ज़्यादातर एग्जाम्स को कैटर करा रहे थे यूपीएससी के अलावा। यूपीएससी की शुरुआत हुई 2021 में। इनफैक्ट हम सोच रहे थे कि यूपीएससी को हमें कैसे करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कंटेंट की डेप्थ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपको रिसर्च चाहिए और उसकी विड्थ भी बहुत ज़्यादा है। तो हमें लगा कि यूपीएससी को करने से पहले हमें सोचना चाहिए, तो उसकी हम स्ट्रेटेजी फिगर आउट ही कर रहे थे। उसी समय मेरी मुलाकात हुई स्टडी आईक्यू के फाउंडर्स से। एंड स्टडी आईक्यू एक ऐसी कंपनी है जिसको मैं बहुत एडमायर करता था। हमारे पैरेलल ही ये कंपनी चल रही थी और स्टडी आईक्यू की दो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। पहली अच्छी चीज़ ये है उनकी कि बहुत कंटेंट फोकस्ड कंपनी है, क्वालिटी पे फोकस करते हैं, हाई क्वालिटी कंटेंट। इंडिया में आज की डेट में भी देखेंगे तो स्टडी आईक्यू इज़ नोन फॉर इट्स कंटेंट। दूसरा, दे आर नोन फॉर देयर रीच। मतलब आज की डेट में अगर देखेंगे कि इंडिया के टॉप एजुकेशनल यूट्यूब चैनल्स, तो स्टडी आईक्यू विल बी अमंग टॉप 2-3 चैनल्स, राइट, वन ऑफ द टॉप चैनल इन इंडिया। तो उनकी रीच बहुत ज़्यादा है। हर दिन अगर आप देखेंगे स्टडी आईक्यू पे तो 6-7 मिलियन व्यूज़ होते हैं। नॉर्मली मंथ के 100 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ वहाँ पर देखे जाते हैं। और 2021 के एंड में हम लोग साथ में आ गए एंड अड्डा 24/7 एक्वायर्ड स्टडी आईक्यू। And since then, it has been an amazing journey. Study IQ is very committed and focused around UPSC. Over the years,
since they have come with us, they have grown phenomenally well, manifold since then. अभी स्टडी आईक्यू के ब्रांचेस पटना में भी ओपन हुए हैं। अभी 10th और 12th के रिजल्ट भी आए पटना में, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि वो किस तरफ जाएं, कैसे जाएं। तो पटना में ब्रांच खोलने का ये क्या रीज़न था इसके पीछे, ये बताइए। देखिए, हमारा जो फोकस रहा है इन आवर जर्नी, अड्डा की जब जर्नी शुरू हुई थी, तो काफ़ी ऑनलाइन फोकस रहा है, क्योंकि ऑनलाइन के थ्रू हम मासेस तक पहुंच जाते हैं, करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं। ऑफ लेट पिछले 1-1.5 सालों में ये हमें काफ़ी स्टूडेंट से, स्पेशली यूपीएससी कैटेगरी में काफ़ी स्टूडेंट से क्वेरीज आने लगी कि आप फिजिकल भी शुरू कीजिए, एक अपना फिजिकल सेंटर्स शुरू कीजिए जहाँ पे आके हम फिजिकली पढ़ सकें। और हमने रियलाइज़ किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन के माध्यम से नहीं पढ़ पाते हैं, उनको चैलेंजेस फेस होते हैं और उतना फोकस्ड वे में और डिसिप्लिन वे में नहीं कर पाते। तो एक सर्टेन काइंड ऑफ ऑडियंस है जो चाहती है कि उनको एक क्लासरूम एनवायरनमेंट में और एक बहुत डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में पढ़ाया जाए। तो इसकी हमने सबसे पहले शुरुआत की थी ओल्ड राजेंद्र नगर, जो दिल्ली में एक जगह है ओल्ड राजेंद्र नगर, जो यूपीएससी का मेक्का मान सकते हैं आप। वहाँ पे हमने शुरुआत की थी, लास्ट ईयर वहाँ शुरुआत की थी। और हम देखना चाहते थे कि अगर हम फिजिकल शुरू करते हैं तो किस तरह का रेस्पॉन्स आता है, या किस तरह के बच्चे हैं जिनकी हम नीड फुलफिल कर पा रहे हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर पाएंगे ऑफलाइन के थ्रू। तो वहाँ पर हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। और इनफैक्ट सिलेक्शंस भी हुए। अगर मैं बात करूं कि पिछले 1 साल की जर्नी में, अभी ऑल्दो फाइनल रिजल्ट आना है, लेकिन प्रीलिम्स, मेंस, इन सब में काफ़ी हमारे अच्छे सिलेक्शंस हुए। तो हमें लगा कि हम और इसके बियॉन्ड भी सोच सकते हैं। तो बच्चों का ही, मैं बोलूँगा कि बच्चों की ही ये डिमांड रही और बच्चों का ही फीडबैक रहा कि यहाँ पे अभी उनको चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए हमने पटना में शुरुआत की है। तो ये मेन रीजन है, आई विल से। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस को बैलेंस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो आप इसको किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं कि क्वालिटी कंटेंट भी लोगों को मिलता रहे, बच्चों को, और सही दिशा में वो आगे भी बढ़ते रहें? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये 2 अलग अलग नीड्स हैं। जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो हमें लगता है कि जो दूर दराज गाँव में लोग रहते हैं, छोटे कस्बों में रहते हैं, जो लोग किसी सिटी में मूव नहीं कर सकते, उनके लिए ऑनलाइन बेस्ट है, वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। और उससे ऑनलाइन में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ स्टडी भी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि फीस कम होती है। ऑफलाइन में जैसा मैंने कहा कि एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट होता है, आपके सामने टीचर्स भी हैं, फेस टू फेस अपने क्वेरीज, क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं, थोड़ी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, लेकिन ये एक अलग नीड है, एक अलग तरह के बच्चों की नीड है। अगर मैं कहूँ कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, तो एक तो ये दोनों अलग अलग नीड है, लेकिन ऑफलाइन वाले जो बच्चे होते हैं जो ऑफलाइन में प्रिपरेशन करते हैं, उनको हम मोर और लेस ऑनलाइन की सारी फैसिलिटी एनीवेज ही देते हैं। तो उन बच्चों के तरफ से बच्चों के लिए कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि बच्चों को बेस्ट ऑफ बोथ मिलता है। वो ऑफलाइन का भी उनको सारी चीज़ें मिलती हैं जो स्पेसिफिकली उनकी नीड्स हैं, इन कंटेक्स्ट ऑफ डिसिप्लिन एंड पर्सनल टच विद द टीचर्स, बट एट द सेम टाइम उनको ऑनलाइन की भी बेस्ट चीज़ें मिलती हैं, हाई क्वालिटी कंटेंट या टेस्ट, मेंटरशिप, सारी चीज़ें उनको वहाँ पे मिलती हैं। तो हम बेसिकली बच्चों की डिमांड्स के हिसाब से ही सोच रहे हैं, उनकी नीड्स के हिसाब से सोच रहे हैं, और एक ही इंटेंट है कि कैसे हम बच्चों को हेल्प करके उनको सक्सेसफुल बना सकते हैं। बिहार में पटना में जो स्टडी आईक्यू के सेंटर्स खुले हैं, तो वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो बच्चों को आप प्रोवाइड करा रहे हैं? यूपीएससी, आईआईटी, मतलब सारे कोर्सेज हैं? ब्रीफिंग। देखिए, स्टडी आईक्यू में हम बहुत फोकस्ड हैं, और हमारा फोकस यूपीएससी और बिहार पीएससी के अराउंड है। ओके। 2 एग्जाम्स के अराउंड हमें सबसे ज़्यादा फोकस है, और इन्हीं 2 एग्जाम्स में हम डीपर जाना चाहते हैं। तो पटना में अगर आप जाएंगे तो आपको ये 2 ही मेन कोर्स मिलेंगे। इनके अंदर आपको चीज़ें मिलेंगी, जैसे यूपीएससी के अंदर आपको मिलेगा फाउंडेशन बैच, जो कि आपको पूरा आपका फाउंडेशन तैयार कराता है, आपका प्रीलिम में हेल्प करता है, आपको मेंस में हेल्प करता है। लेकिन साथ साथ आपको ऑप्शनल के कोर्सेज भी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आप हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है, या ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है, पॉलिटी ऑप्शनल है, तो उसके भी कोर्सेज आपको वहाँ सेंटर्स पे मिलेंगे। तो ऑल इन ऑल इट्स ऑल यूपीएससी फोकस्ड, यूपीएससी एंड बिहार पीएससी फोकस्ड, पीपीएससी फोकस्ड,
एंड ऑल काइंड ऑफ कोर्सेज टू कैटर टू दिस नीड, है ना, फाउंडेशन से लेके ऑप्शनल तक हर चीज़ वहाँ पे मिलेगी। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि नए मतलब आपने वहाँ पे ओपन किया है अपना सेंटर, तो वैसे बच्चे जो फीस पे नहीं कर पाते, तो क्या उनके लिए कुछ ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं जो कि आप लेकर के आए हैं पटना में? बिल्कुल, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं और अगर आप हमारे सेंटर पे जाएंगे तो हम अलग-अलग तरीके से स्कॉलरशिप्स देते हैं। एक टेस्ट के बेसिस पे भी देते हैं, कभी-कभी हम आपके जो प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड हैं उसके बेसिस पे भी स्कॉलरशिप देते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा बच्चों को कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं और स्टडी आईक्यू के साथ आप तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार हमारा सेंटर विजिट कीजिएगा और वहाँ पर हम आपको मेरिट बेस्ड या किसी टेस्ट के बेसिस पे स्कॉलरशिप दे सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि बिहार में पटना में आपने ओपन किया, तो क्या और भी जगह हैं जहाँ पे आपका प्लान है ओपन करने का, जहाँ पे बच्चे जाएँ, पढ़ें? जैसे भागलपुर हो गया और भी ज़िले राइट, बिहार में? तो बिहार के बाद 3 लोकेशंस और हैं जहाँ पे हम सोच रहे हैं अभी स्टार्ट करने का, जिसमें गुवाहाटी एक लोकेशन आती है, लखनऊ और इंदौर। ये 3 सेंटर्स पे हम 3 लोकेशंस पे और अपने सेंटर स्टार्ट करने जा रहे हैं पटना के अलावा। आप इतने लंबे समय से आप इस फ़ील्ड से जुड़े हुए हैं, तो कोई ऐसा मोटिवेशन, आपकी कोई बच्चों की कहानी जो जिसने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया हो, जिसके बारे में आपको सुन कर के लगा हो कि अरे! इसे मैं अपने लाइफ़ में अपना सकता हूँ? देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो इनमें बहुत सारे हैं जो सेलेक्ट हुए हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू और जो हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करते हैं अलग-अलग जॉब्स में। अ, और इतनी इंस्पायरिंग वो स्टोरीज होती हैं जो हमें डे टू डे में मोटिवेट करती हैं हार्ड वर्क करने के लिए। मैं आपको कुछ स्टोरीज बताना चाहूँगा। यूपीएससी में तो है ही, यूपीएससी में तो इनफैक्ट बिहार और यूपी से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे ऐसे हैं जो छोटी-छोटी जगह से आए और उन्होंने तैयारी की और सेलेक्ट हुए हमारे प्लेटफॉर्म से। बट उसके अलावा अगर आप सीयूटी जैसे एग्ज़ाम को भी देखेंगे ना, जैसे 12th के बाद एक सीयूटी का एग्ज़ाम होता है जिसमें जिसको हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं, जो इंडिया की मेन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर एडमिशन होता है इस एग्ज़ाम के थ्रू। तो अभी 1-2 महीने पहले एक लड़की हमें मिलने आई थी हमारे गुड़गांव ऑफिस में। बिहार के एक गांव से आती है, भागलपुर के पास उनका एक गांव था। बचपन से पार्शली ब्लाइंड थी वो लड़की और आप समझ सकते हैं कि कोई बच्चा, कोई स्पेशली लड़की जब किसी गांव से, मतलब गांव में जो होता है लड़कियों को जनरली एजुकेशन में इतनी प्रायोरिटी नहीं मिलती। लड़कों को थोड़ा फिर भी प्रायोरिटाइज करते हैं लेकिन लड़कियों को कम प्रायोरिटी मिलती है और थोड़ा एक पुअर बैकग्राउंड भी होता है तो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। और ये बच्ची बचपन से पार्शली ब्लाइंड भी थी। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी का एग्जांपल ले लीजिए। यूपीएससी में टोटल मिला के 700-800 सीट होती है मैक्सिमम, राइट। बच्चे 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, तो 10 लाख लोग अगर कितनी भी मेहनत कर लें, सेलेक्ट तो 700 लोग ही होंगे, 800 लोग ही होंगे। तो कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जिन्होंने एक्चुअली बहुत मेहनत की होगी, पूरा जी जान लगाया होगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन नहीं हुआ ये एक बात है, इससे जो बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी की, मेहनत की, वो दुखी होंगे। लेकिन उसी समय अगर उनके ऊपर एक सोशल प्रेशर भी आ जाए तो वो कई बार बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग, डिमोरलाइजिंग हो सकता है। We should acknowledge it, we should talk about it, and we should support our kids and our students on this. Secondly, बच्चों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि बच्चों देखो, लाइफ में कोई भी एक सिंगल फेलियर आपको डिफाइन नहीं करती है और लाइफ में ऐसा हो नहीं सकता कि फेलियर ना आए। ये एक बात है कि आपने उस चीज़ को अपने दिमाग में इतना बड़ा बना लिया होता है कि आपको लगने लगता है कि यही मेक और ब्रेक है, मतलब जीवन है या नहीं है इसी पे डिपेंड करता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप किसी की भी जर्नी देखेंगे, किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की जर्नी देखेंगे तो उसमें बहुत सारी फेलियर छुपी होंगी और उन्हीं फेलियर के बीच बीच में सक्सेस भी आई होंगी। जैसा मैंने अभी अपने बारे में भी बताया कि मैं जब गांव में था तो मतलब तो फेलियर ही था बाय डिफॉल्ट। फिर मैंने तैयारी की आईआईटी की, फेल हो गया मैं, बट मैं फिर से तैयारी की, फिर हो गया मेरा सिलेक्शन। उसके बाद से लेके अब तक भी, अब मतलब इस कंपनी में भी 15 साल हो चुके हैं, तो बहुत सारे फेजेस आए जहाँ पे एकदम से आप डाउन जाओगे, फिर आप एफर्ट करोगे, फिर ऊपर आओगे। ये सभी की जर्नी है। तो अपने आप को किसी भी एक इवेंट से आप डिफाइन मत करो, क्योंकि
कोई भी एक इवेंट आपको डिफाइन नहीं कर सकती। आपका जो पोटेंशियल है वो शायद आप नहीं जानते हो, इनफैक्ट बहुत सारे लोग नहीं जानते। इनफाइनाइट पोटेंशियल है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। वी शुड लर्न फ्रॉम फेलियर्स, वी शुड एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस फेलियर्स। अड्डा 24/7 स्टडी आईक्यू से आप लाखों करोड़ों बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं, तो वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वो बच्चे करते हैं, एस्पिरेंट करते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये बच्चे करते हैं? देखो, जब तैयारी की बात आती है तो एक सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे लगता है जो बच्चे करते हैं वो इनकंसिस्टेंसी होती है। कि जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो कभी आपको बहुत जोश आता है कि जी अचानक से आपने कोई एक दिन में सारी चीजें कर लेनी है। किसी से मिले, बहुत मोटिवेट हो गए, कोई वीडियो देख लिया, तो लग गए आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन बहुत पढ़ाई की। उसके बाद इतने एग्जॉस्ट हो गए कि एक दिन सोचा एक दिन ब्रेक ले लेता हूँ, और वो 1 दिन का ब्रेक 1 महीने हो जाता है, आपको पता भी नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी सक्सेस में वो है कंसिस्टेंसी। कि अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपको अच्छा स्कोर करना है, तो उसके लिए डेली एफर्ट करो, कम करो, डेली एफर्ट करो। जैसे कहते हैं ना कि 1% इंप्रूवमेंट डेली, अगर आप वो करोगे तो उसका जो नेट रिजल्ट होगा आफ्टर ए ईयर वो बहुत बड़ा होगा। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जब आप तैयारी कर रहे होते हो ना, तो मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, जिससे कि आप एसेस कर पाते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। जैसे आप हमारे किसी प्लेटफॉर्म पर जाओगे और एक टेस्ट दोगे, तो उससे आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी में क्या गैप्स हैं, कौन से टॉपिक आपके अच्छे हैं, कहाँ पे आपको और मेहनत करनी है, कहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे बहुत बेटर करते हैं। तो हमेशा अपना रियलिस्टिक असेसमेंट आपको करते रहना चाहिए, और वहाँ से आपको एक अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि यार ये मेरे वीक एरियाज हैं, ये मेरे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे इतना टाइम डिवोट करूंगा, यहाँ पे इतना करूंगा। तो स्ट्रेटेजी को रिफाइन करते रहो और कंसिस्टेंट रहो, सक्सेस जरूर मिलेगी। सर बहुत सारे ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि यूपीएससी, बीपीएससी और तमाम तरीके की जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारियां करवाते हैं। तो उनमें और आप में क्या लगे, क्योंकि क्वालिटी ऑफ कंटेंट की बात कर ले हम या फिर डाइवर्स कंटेंट की बात कर ले, वो बहुत है। इसमें से सेलेक्ट कैसे करें कि ये क्वालिटी कंटेंट है और आप उनको खुद से अलग कैसे दिखाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कंटेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यूपीएससी जैसे एग्जाम में कंटेंट की डेप्थ जो है ना, क्वालिटी, वो बहुत मैटर करती है। अब उसका प्रूफ क्या है कि यार आपका ही कंटेंट सबसे अच्छा है। तो देखिए, हम तो स्टडी आईक्यू की बात करता हूँ। स्टडी आईक्यू 2016 से यूपीएससी का कंटेंट फ्री अपने यूट्यूब चैनल्स पे प्रोवाइड कर रहे हैं, और जब हम फ्री यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करते हैं तो उसे सारे लोग देखते हैं और वहाँ पर अपना कमेंट भी करते हैं, रिएक्शंस भी देते हैं, काफ़ी फीडबैक देते हैं। इवेंचुअली क्या होता है, वो फीडबैक हमारी हेल्प करता है, हम और बेटर करते हैं, और बेटर करने से क्या होता है, और ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि आज के समय में यूपीएससी का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है स्टडी आईक्यू आईएएस चैनल। ऐसे ही हमारे और भी चैनल्स हैं स्टडी आईक्यू के, जैसे स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी भी एक चैनल है, पीसीएस का भी एक चैनल है, बिहार पीएससी का भी एक चैनल है, लेकिन वो छोड़ देते हैं। अभी अगर मेन चैनल की बात करते हैं, उसकी लीगेसी देखिए आप, कि ऑलरेडी 9 साल से उस चैनल पे हम रेगुलरली हाई क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, और आज उसकी ऑडियंस इतनी बड़ी हो गई है कि उस पर करीब 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि यूपीएससी के फील्ड में और कोई आसपास भी नहीं है, दूर तक भी। ये एक चीज हो गई, राइट, कि जो आपको क्लियर इंडिकेशन देती है कि यार यहाँ पे अगर इतने सारे लोग देख रहे हैं डेली के डेली, जो मैंने कहा आपको 7-8 मिलियन लोग उस कंटेंट को देख लेते हैं, तो अगर आप अच्छा कंटेंट नहीं दे रहे हो तो इतने लोग नहीं देखेंगे उस कंटेंट को। तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ा वैलिडेशन है। दूसरा, व्हाई एनीबॉडी शुड चूज स्टडी आईक्यू इज क्वालिटी ऑफ टीचर्स। आप टीचर्स कंपेयर कर लीजिए। अब तो टीचर्स तो यूट्यूब पे आप कंपेयर कर ही सकते हैं, राइट। इस प्लेटफॉर्म पे भी टीचर्स हैं, यहाँ पे भी टीचर्स हैं, यहाँ पे भी। तो क्वालिटी ऑफ टीचर्स, डेप्थ ऑफ टीचर्स, उनका जो एक्सपीरियंस है आप वो देख लीजिए। और थर्ड, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टडी आईक्यू का एक फीचर है, कि जो हम बच्चों को क्लोज मेंटरशिप देते हैं, कि उनकी जो यूपीएससी की तैयारी होती है वो बहुत, उसमें बहुत उथल पुथल होते हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो उसमें बच्चे को चाहिए होता है कि साथ में कोई एक मेंटर हो जो उसको टाइम टू टाइम गाइड करता रहे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमने एक एक्सपर्टीज बिल्ड कर लिया ओवर द ईयर्स, कि बच्चे को कब उसको टेस्ट देना है, टेस्ट के बेसिस पे उसको किस तरह की गाइडेंस देनी है, कब किस फेज में, प्रीलिम के बाद बच्चे को किस तरह गाइड करना है, मेन से पहले क्या गाइड करना है, ये एक एक्सपर्टीज है। और बाकी तो ऑनलाइन रिव्यूज भी आप देख सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आप स्टडी आईक्यू पे हम काफ़ी कंटेंट फ्री देते हैं,
आप उससे जज कीजिए कि आप किस तरह का कंटेंट है, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। तो पिछले 2-3 सालों में स्टडी IQ काफ़ी इवॉल्व हो गया है, काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो गया है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है अब जो कंप्रहेंसिव प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आके आपको हर चीज़ मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज से लेके, ऑप्शनल से लेके, फाउंडेशन से लेके, क्रैश कोर्स से लेके, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। और अगर स्टडी IQ की ग्रोथ भी देखें तो पिछले 3-4 सालों में फिनोमिनली ग्रो है, फिनोमिनली। जो उनका यूज़र बेस है, जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ाई करते थे, वो ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना ग्रो कर गया है। हर साल जो हमारे प्लेटफॉर्म पे हज़ारों बच्चे तैयारी करते हैं, जो पूरा फाउंडेशन के थ्रू हमारा जो लॉन्ग फॉर्मेट कोर्स होता है उसमें तैयारी करते हैं। तो काफ़ी इवॉल्व हुआ है, काफ़ी सिलेक्शंस दिए हैं हमने ओवर द इयर्स। एंड अब इस पिछले साल से हमने शुरुआत की है ऑफलाइन की, जहाँ पे सबसे पहले हमने ओल्ड राजेंद्र नगर में पहला सेटअप बनाया था, उसके बाद प्रयागराज में, और अब थर्ड सेटअप हमारा जो बन रहा है फिजिकल सेटअप, वो पटना में बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।